नकुल ने अर्पिता को बेहोश करके किसी जगह पर बंद कर दिया था। अर्पिता जब होश में आई तो नकुल से उसके बॉस समर को बुलाने के लिए कहा। ये सुनकर नकुल जोर जोर से हंसने लगा। अर्पिता बोली, स्पीड ब्रेकर आया था तब कुछ ज्यादा ही जोर से लगेगी तुम्हारे सिर में, इतना हंस क्यों रहे हो? नकुल बोला, समझ नहीं आ रहा तुम्हें भोली कहूँ या बेवकूफ, कोई समर वमर नहीं है यहाँ। मैं सिर्फ खुद के लिए काम करता हूँ अर्पिता, और चाहता हूँ कि तुम भी सिर्फ मेरे लिए काम करो। हमारा खुद का बिजनेस है तो दूसरों की गुलामी क्यों करें? अर्पिता चौंक कर बोली, इसका मतलब ये सब तुमने किया है? लेकिन क्यों? नकुल बोला, वेट डार्लिंग, सब बताता हूँ, तुम पहले थोड़ा खा तो लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अर्पिता बोली, ये फालतू की बकवास बंद करो, मुझे कुछ नहीं खाना है, तुम खोलो हमें, जाने हमें यहाँ से। नकुल बोला, जाने की तो बात भी मत करना, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो और मेरे साथ ही रहोगी, चलो अब जल्दी से मुंह खोलो। ऐसा बोलकर नकुल एक निवाला अर्पिता के मुंह के पास लाया तो अर्पिता झुंझला कर बोली, तुम पागल वागल हो क्या? ऐसे खाने के लिए जबरदस्ती कौन करता है? तुमने जिस बात के लिए बुलाया ना वो बात करो और मामला खत्म करो। नकुल बोला, बहुत जिद्दी हो तुम, लेकिन इसका इलाज भी है मेरे पास। नकुल ने अपना मोबाइल टीवी से कनेक्ट किया और बोला, ये देखो पहचाना इनको, तुम यहाँ आई ताकि अपने घर वालों को सेफ रख सको, लेकिन वो तो अभी भी सेफ नहीं है। तुम लोगों के हर मूवमेंट पर मेरी नजर है, जब मन चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। अर्पिता वीडियो में अपनी माँ, गौरव और सास को देखकर चौंक गई। वो गुस्से में बोली, तुमने हमारे घर में कैमरा लगा रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें पता है ना तुम कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो? अगर पुलिस को बता दिया ना हमने तो तुम ना जाने कितने साल तक जेल में सड़ोगे। नकुल मुस्कुराते हुए बोला, पुलिस को अगर तुम बता सकती तो अब तक बता देती, तुम्हें तो खुद पुलिस के पास जाने से डर लगता है, अगर तुम्हारा सीक्रेट बाहर आ गया तो। और ये क्या जेल की बातें कर रही हो? हम दोनों को तो एक दूसरे के साथ रहना है हमेशा। देखो तुमने अब तक कुछ नहीं खाया, तो ये 3 लोग जो अभी इतने चैन से बैठे हैं ना तुम्हारे घर में, कहीं ये उनका आखिरी दिन ना हो। अर्पिता ये सुनकर घबरा गई। वो बोली, नहीं नहीं हम खाते हैं, पर तुमने अगर इसमें जहर मिलाया होगा तो। नकुल गुस्से में बोला, तुम्हें मारूंगा मैं। अर्पिता मेरी जान हो तुम। अच्छा तुमसे पहले मैं ये खाना खाऊंगा, ठीक है? नकुल ने जल्दी से एक निवाला अपने मुंह में डाला और उसे निकलकर बोला, अब यकीन हुआ? अर्पिता बोली, तुमने इस तरफ वाला निवाला खाया है, उस तरफ वाला खाओ। नकुल ने जैसा अर्पिता ने कहा वैसा ही किया और फिर अर्पिता को देखने लगा। अर्पिता घबराते हुए बोली, बीच वाला। नकुल मुस्कुराया और बीच वाला निवाला खाकर बोला, अब तो यकीन हुआ मुझ पर? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अर्पिता, कभी भी नहीं। अर्पिता बोली, अब ठीक है हमारे हाथ खोल दो, हम खुद से खा लेंगे। नकुल बोला, नहीं वो नहीं करूंगा, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ मैं, हाथ खुलते ही भागने की कोशिश करोगी, इसलिए मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा तुम्हें। अर्पिता ने सोचा, कैसे साइको से पाला पड़ा है बाबा जी, आज पहली बार छोले भटूरे इतना बेमन से खाएंगे हम। अर्पिता ने मन ना होते हुए भी खाने के लिए अपना मुंह खोल दिया। नकुल बोला, वेरी गुड, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता भी रहूंगा और साथ में अपनी लव स्टोरी भी सुनाता रहूंगा। वहाँ ऋत्विक और आलोक पूरे छतरपुर में अर्पिता को ढूंढते फिर रहे थे। अर्पिता का कुछ पता न चलने से ऋत्विक बिल्कुल हताश हो चुका था। वो कार चलाते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। जब काफी आगे जाने पर भी उसे कोई घर नहीं दिखा तो वो वहीं रुक गया। वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, समर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। ओह गॉड, कैसे ढूंढूं अर्पिता को? उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। बाबा जी अर्पिता आपको ही याद करती है ना, प्लीज हेल्प करो मेरी। ऋत्विक जैसे ही यू टर्न लेने लगा तो उसे सड़क पर हरे रंग का एक कपड़ा दिखाई दिया। अचानक से ऋत्विक को कुछ याद आया और वो कार से उतरकर उस कपड़े के पास गया। उसने उसे उठाया तो बोला, ये तो अर्पिता का दुपट्टा है, उसने सुबह यही तो पहना था। हाँ बिल्कुल यही था, यही डिजाइन बना था उस पर। इसका मतलब अर्पिता यहाँ से गुजरी थी या फिर यही कहीं है वो, लेकिन यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऋत्विक ने आलोक को फोन किया और बोला, हेलो सड़क पर अर्पिता का दुपट्टा मिला मुझे, लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी आजा। फोन काटकर ऋत्विक चारों तरफ देखने लगा। वो बोला, एक काम करता हूँ, इस लोकेशन का सैटेलाइट व्यू देखता हूँ, आसपास कोई घर होगा तो पता चल जाएगा। ऋत्विक आलोक का इंतजार करते हुए वहाँ का सैटेलाइट व्यू देखने लगा। तभी उसने कुछ देखते ही बोला, इस मैप के हिसाब से तो उस जगह एक घर है, पर उसका रास्ता कहाँ से है? यहाँ तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, कोई रास्ता तो है नहीं, बस जाना तो पड़ेगा ही। ये आलोक क्यों नहीं आया अब तक? ऋत्विक ने आलोक को फोन मिलाया तो वो आउट ऑफ रेंज आ रहा था। ऋत्विक बोला, और वेट नहीं कर सकता मैं। ऋत्विक पेड़ों के बीच में घुसकर मैप में दिख रहे घर की तरफ जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार उसे एक घर दिखाई दिया। ऋत्विक वहीं एक पेड़ के पीछे छिपकर घर की तरफ देखने लगा। वो बोला, यहाँ से तो कुछ भी दिख नहीं रहा है, पास ही जाना पड़ेगा। वहाँ ऋत्विक घर की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ नकुल अर्पिता को अपनी कहानी सुना रहा था। तुम्हें जब पहली बार इंटरव्यू के दिन देखा था तभी तुम पर दिल आ गया था। मैं इतना खुश था कि तुम ऑफिस में दिन भर मेरे साथ रहोगी, लेकिन उस दिन अचानक तुमने ऑफिस आकर शादी और इंडिया के बाहर सेटल होने की बात बोलकर ज्वाइन करने से मना कर दिया। मुझे लगा शायद तुम बस कुछ पलों के लिए आई थी मेरी लाइफ में, इसलिए दिल पर पत्थर रखकर जाने दिया तुम्हें, लेकिन एक दिन अचानक तुम लौट आई। अर्पिता बोली, हम नहीं लौटे थे, तुम आई थी इन्वेस्टर बनकर। बेबी तुम भूल गई क्या? तुम्हें प्राइवेट नंबर से कॉल्स और मैसेजेस तो मेरे इन्वेस्टर बनकर लौटने से पहले से आ रहे हैं। अर्पिता कंफ्यूज होकर बोली, मतलब तुम ब्लैकमेलर नहीं हो, फिर कौन है? नकुल बोला, अरे मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, वो ब्लैकमेलर, वो अटैकर, वो स्टॉकर, सब। इन्वेस्टर तो बनना पड़ा मुझे तुम्हारे लिए। तुम्हें ध्यान है तुमने अपने घर वाले पति गौरव के लिए अटेंडेंट बुलवाया था, मेरी ही कंपनी से तो बुक किया था। तुम्हारे कंप्लेन करने से मुझे पता चला कि तुम तो कहीं गई ही नहीं, यहीं गुरुग्राम में हो। मुझे लगा ये भगवान का ही इशारा है कि हमें साथ रहना है, वरना वो तुमसे दोबारा क्यों मिलवाते। इसीलिए थोड़ी जासूसी की तुम्हारी, और तब पता चला कि तुमने तो 2 शादियां की हुई हैं। घर वालों को ऑफिस के बारे में नहीं बताया और ऑफिस वालों को घर वालों के बारे में। एक सीक्रेट लाइफ जी रही हो तुम। हाँ, मुझे जब पता चला कि तुमने मेरा जॉब ऑफर झूठ बोलकर ठुकराया था तो फिर तो लगा अब तो मुझे तुम्हें पाना ही है, इसीलिए ये सब नाटक किया। इन्वेस्टर बनकर आया ताकि तुम्हारे पास रह सकूं, तुम्हारे बारे में और भी बातें जान सकूं और तुम्हारे बाहर वाले पति ऋत्विक की कंपनी को बर्बाद कर सकूं। अर्पिता बोली, इसीलिए तुम बड़ी चालाकी से समर पर शक डलवाते रहे, हाँ, ताकि तुम पर ध्यान न जाए। करेक्ट, उसके जैसी एक जैकेट खरीदी, उसके वीडियोस देखकर उसके जैसा बोलना सीखा और एक आदमी को लगा दिया तुम्हारे पीछे।
मैंने सोचा जब तक तुम मुझसे मिलने के लिए रेडी नहीं हो जाती, सेफ साइड के लिए समर पर इल्जाम डाल देता हूँ। अर्पिता जब गुस्से में नकुल को घूरने लगी तो वो बोला, अरे 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 ऐसे मत देखो जान, मैंने कुछ गलत नहीं किया। समर तो बुरा आदमी है ना, तो उसे और बुरा दिखाना गलत थोड़ी ना है। अब बताओ, हूं ना मैं इंटेलिजेंट, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वी आर परफेक्ट कपल। और अब सब ठीक हो गया है। अब तुम मेरे पास हो, तुम्हें इंडिया से बाहर जाना था ना, हम वहीं चलेंगे, शादी करेंगे और शांति से रहेंगे। अर्पिता सोचने लगी, कैसे इतने बड़े बेवकूफ बन गए हम। ये हमारे साथ रहकर हमें पागल बनाता रहा और हम बन भी गए। हमारे बीच रहकर हमारी सारी प्लानिंग जानता रहा और हमें भनक तक नहीं होनी थी। समर की आड़ में हर जगह पहुंचकर हमारे काम बिगाड़ता रहा। पहले ऋत्विक पर हमला करवाया और फिर खुद ही उसे बचाकर भगवान बन गया। उस मॉल में भी यही था, हमें उस स्टोर रूम में लॉक करने वाला। लेकिन इसी ये कैसे पता कि हमने समर को आधा घंटा पहले आने के लिए कहा? उस वक्त तो कोई था ही नहीं हमारे साथ। अर्पिता बोली, अब तुम्हें कैसे पता चला कि हमने समर को जल्दी बुलाया था? नकुल कुछ बोलते बोलते रुक गया। उसने झट से अर्पिता के मुंह पर पट्टी लगाई और कमरे से बाहर आ गया। अर्पिता मन में बोली, अब क्या हो गया बाबा जी, कैसे अचानक फिर से हमारे मुंह पर पट्टी लगाकर बाहर क्यों चला गया? ऋत्विक उस घर के काफी करीब आ चुका था और नकुल ने अपने फोन पर से जुड़े सिक्योरिटी कैमरा से उसे देख लिया था। वो बुदबुदाया, ये तो यहाँ तक आ गया, इसे रोकना पड़ेगा वरना सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। नकुल ने अपना फोन ऑन किया और ऋत्विक को कॉल लगाया। नकुल का नंबर देखते ही ऋत्विक ने फोन उठा लिया। वो बोला, कहाँ हो तुम और अर्पिता कहाँ है? तुम दोनों ठीक तो हो ना? नकुल बोला, रिलैक्स ऋत्विक, मैं और अर्पिता बिल्कुल ठीक है और अर्पिता मेरे साथ ही है। ऋत्विक बोला, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं अभी वहाँ आता हूँ। नकुल बोला, नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मेरा मतलब है हम लोग खुद ऑफिस पहुंच रहे हैं, तुम कहाँ हो अभी? ऋत्विक बोला, समर ने जो लोकेशन बताई थी उसके आसपास ही हूँ, तुम लोग कहाँ हो? नकुल बोला, समर हमें वहाँ से बहुत दूर ले आया था, उसने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वो लोकेशन भेजी थी, उससे बात हो चुकी है और हम निकल गए यहाँ से। 1 घंटे में तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाएंगे, तुम भी वहाँ पहुंचो, फिर सारी बातें बताता हूँ। नकुल फोन रखने लगा तो ऋत्विक बोला, नकुल अर्पिता तुम्हारे साथ ही है ना, उसे फोन देना एक बार। नकुल बहाना बनाते हुए बोला, ऋत्विक अर्पिता को समर ने क्लोरोफॉर्म सुखा दिया था, इसलिए वो बेहोश है अभी। ऋत्विक चौंक कर बोला, क्या, पर क्यों? नकुल बोला, ऋत्विक मैं तुम्हें पहुंचकर सब बताता हूँ, तुम प्लीज किसी डॉक्टर का अरेंजमेंट करके रखना, एंड ट्रस्ट मी शी इज फाइन। नकुल ने फोन काटा तो ऋत्विक खुद से बोला, थैंक गॉड वो लोग वापस आ रहे हैं, हमें भी जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना होगा। ऋत्विक दोबारा से अपनी कार के पास गया तो देखा वहां आलोक खड़ा था। आलोक ऋत्विक को देखते हुए बोला, अरे तू वहां से कहां से आ रहा है? ये मेरा फोन भी ना, पता नहीं अचानक ही काम करना बंद कर दिया इसने, नेटवर्क ही नहीं थे, तुझे फोन भी नहीं कर पाया। ऋत्विक बोला, कोई बात नहीं, नकुल का फोन आया था, वो और अर्पिता ऑफिस आ रहे हैं, हम भी चलते हैं। और ऋत्विक और आलोक ऑफिस के लिए निकल गए। ऋत्विक के लौटने के बाद नकुल कमरे में वापस गया और मुस्कुराते हुए अर्पिता की तरफ देखने लगा। अर्पिता बोली, पापा जी ये इतना क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या चल रहा है इस आदमी के दिमाग में? ऋत्विक को फुसलाकर वापस भेज दिया है नकुल ने। अब कौन बचाएगा अर्पिता को? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइन। नकुल ने ऋत्विक से कहा कि वो और अर्पिता वापस रेडियो मस्ती के ऑफिस पहुंच रहे हैं, इसलिए वो भी वहां पहुंच जाएं। ये सुनकर ऋत्विक और आलोक ऑफिस के लिए निकल पड़े। नकुल अपना फोन फिर से बंद करके अर्पिता के पास कमरे में लौटा और उसके मुंह से पट्टी हटाते हुए बोला, सॉरी तुम्हें फिर परेशान किया, करना नहीं चाहता था, लेकिन वो तुम्हारा ऑफिस वाला पति ऋत्विक यहाँ पहुंच गया था, उसी का इंतजाम करके आया हूँ। हाँ तो तुम क्या पूछ रही थी मुझसे? मुझे कैसे पता चला कि समर को तुमने जल्दी बुलाया था? वो ना एक्चुअली। अर्पिता नकुल की बात को अनसुना करके बोली, ऋत्विक यहाँ आया था, कहाँ है वो? ऋत्विक ऋत्विक। अर्पिता ने ऋत्विक को आवाज लगाई तो नकुल बोला, नहीं सुनेगा, गया वो, भेज दिया मैंने उसे वापस, अब दोबारा आएगा भी नहीं। तुम कहानी पर फोकस करो ना बेबी। अर्पिता ये सुनकर दुखी हो गई। नकुल बोला, तुमने जहाँ जहाँ सोचा भी नहीं होगा वहाँ वहाँ कैमरा और माइक लगाया है मैंने, तुम्हारे घर पर, ऑफिस में, हर जगह। तुम दिन भर में किससे बात करती हो, क्या बात करती हो, सब पता है मुझे। तुम्हें लगा कि समर आया और उसने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन वो तो आया ही नहीं था। मैंने मना जो कर दिया था उसे, तुम्हारी ही तरह फेक ऑर्गेनाइजर बनकर, और फिर उसकी जगह मैं पहुंच गया। अर्पिता बोली, मतलब तुम मीटिंग के लिए जयपुर नहीं गए थे? वो सब झूठ था और अभी भी तुमने झूठ ही बोला होगा कि तुम्हें हमारे साथ ऋत्विक ने भेजा था ताकि हमें तुम पर शक ना हो। नकुल मुस्कुराकर बोला, इतना भी झूठा नहीं हूं मैं, भेजा ऋत्विक नहीं था, लेकिन आइडिया मेरा था और वो एक बार में मान भी गया, मेरा काम भी आसान हो गया। बहुत परवाह है ऋत्विक को तुम्हारी, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अर्पिता झुंझलाकर बोली, अच्छा किस हद तक जा सकते हो तुम हमारे लिए, जरा बताना तो। तुम्हारे जैसे 10 रोज प्रपोज करते थे हमें बनारस में, ये प्यार व्यार ना सब 2 दिन का बुखार है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि बस किसी को पहली बार देखा और हो गया प्यार। और तुम जो भी कर रहे हो ना, हमें पानी के लिए कर रहे हो, मतलब तुम्हारे खुद के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। दूसरों को डराना धमकाना, उनका खून बहाना बहुत आसान है, पर जब खुद को चोट लगती है ना, तब दर्द का मतलब समझ आता है। हमारे लिए खुद को चोट पहुंचा सकते हो, अम्मा याद आ जाएगी तुम्हें, आए बड़े। अर्पिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही नकुल उठकर बाहर गया और एक चाकू लेकर लौटा। अर्पिता ये देखकर घबरा गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, अरे तुम तो बुरा मान गए, हमारा मतलब था ये। नकुल ने अर्पिता की बात पूरी होने से पहले बिना बोले अचानक अपना हाथ काट लिया। अर्पिता चीखी, क्या कर रहे हो, बोला दे हो क्या? नकुल अपनी उंगली से बेड पर बिछी चादर पर अपने खून से कुछ लिखते हुए बोला, अर्पिता तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ और दे भी सकता हूँ। अपने इस खून से इस चादर पर तुम्हारा और अपना नाम लिखकर हमारे प्यार को अमर बना दूंगा। मैं बनारस के उन 10 लड़कों जैसा नहीं हूँ, मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। आज से हमारे प्यार की जर्नी शुरू होती है डार्लिंग। इस चादर को संभाल कर रखेंगे हम, हमारे प्यार की निशानी जो है। अर्पिता बोली, नकुल ये पागलपन है, बंद करो ये सब। नकुल ये सुनकर गुस्सा हो गया। वो खड़ा हुआ और बोला, मतलब अभी भी तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर? अरे अभी भी मेरा प्यार पागलपन ही लग रहा है। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तुम कहो तो दीवार से सिर फोड़ लूं? हाँ यही करता हूँ। नकुल गया और उसने जोर से अपना सिर दीवार पर दे मारा। अर्पिता ये देखती रह गई, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। नकुल बोला, अभी भी यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? तो अब क्या करूं? मैं तुम्हारा नाम अपने दिल पर लिख लेता हूँ, रुको तुम। नकुल ने ड्रॉर से ब्लेड निकाली और अपनी शर्ट खोलकर अपने सीने पर अर्पिता का नाम लिखने लगा। और अर्पिता नकुल का ये पागलपन देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी। वो मन में बोली, ये आदमी तो बिल्कुल पागल है और इसके पागलपन की कोई हद भी नहीं है।
खुद को चोट पहुंचाने से भी नहीं डर रहा है ये जो बोल रहा है वो कर भी सकता है। ना खुद को मारने से कतराएगा और ना दूसरों को। हमें हमें इसकी बातें माननी पड़ेगी। पर इन सब में अच्छी बात यह है कि इसे अभी तक ये नहीं पता कि ऋत्विक और हमारी शादी का नाटक उसकी मॉम की तबीयत की वजह से चल रहा है, वरना हमें डराने के लिए ये उन्हें भी इस पागलपन में घसीट ले आएगा। काश यहाँ से भाग सकते बाबा जी, लेकिन भागने का भी तो कोई फायदा नहीं है। हमारे घर वालों पर फन फैलाकर बैठा ये जहरीला सांप, कोई रिस्क नहीं ले सकते हम। ऊपर से हमारे शादीशुदा होने के सारे सबूत हैं इसके पास। अभी ज्यादा होशियारी दिखाई तो ये सब बर्बाद कर देगा। इसे तो इसी की भाषा में ही समझाना होगा। अगर इसको कंट्रोल करना है तो इससे प्यार से बात करनी पड़ेगी। हमसे प्यार करता है ना, तो प्यार की कीमत तो चुकानी पड़ेगी इसे। तुम्हें समझ गए हैं हम। अब देखो कैसे हम तुम्हें अपनी बातों में फंसाते हैं। अर्पिता बोली, रुको नकुल, प्लीज ये सब बंद कर दो। हमें समझ आ गया है तुम्हारा प्यार। प्लीज खुद को ये दर्द देना बंद करो। हमसे देखा नहीं जा रहा है तुम्हें इस हालत में। नकुल ये सुनते ही रुक गया और अर्पिता को देखने लगा। अर्पिता बोली, हाँ हमें समझ आ गया है, पर तुम कहते हो कि तुम हमसे प्यार करते हो, लेकिन अपने प्यार को इस तरह तकलीफ कौन देता है? हाँ अरे हम तुम्हारे पास आए तो क्यों आए? इस तरह टॉर्चर होने के लिए? नकुल बोला, नहीं, एक बार तुम मेरे साथ रहने के लिए हाँ कह दो और मुझे यकीन दिला दो कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, फिर तुम बिल्कुल आजाद हो। मैं ये सब बंद कर दूंगा, प्रॉमिस। अर्पिता मासूम बनकर बोली, तुम्हें पता है हमने गौरव के होते हुए भी ऋत्विक से शादी क्यों की थी? क्योंकि वो गौरव ना एकदम कड़का है और हमसे प्यार भी नहीं करता। उससे पैसे मांगो तो ताने मिलते हैं और प्यार मांगो तो नफरत। जिंदगी ठीक से जीने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं ना, इसलिए जॉब भी ज्वाइन की। वरना तुम खुद बताओ, कोई भी समझदार इंसान ऐसी दोहरी जिंदगी जीना चाहेगा कभी? हमें पहली बार में अमीर और तुम्हारी तरह प्यार करने वाला पति मिल गया होता तो हम हमारी जिंदगी को ऐसे झंड ना बनाते। अर्पिता ये बोलते बोलते रोने का नाटक करने लगी। नकुल ये देखकर अर्पिता के पास गया और बोला, प्लीज तुम रो मत। मैंने तो कभी ये बात सोची ही नहीं कि तुमने 2 शादियां क्यों की होगी। अर्पिता तुम्हें जैसी लाइफ चाहिए मैं दे सकता हूँ, पर बदले में तुम्हें भी मुझे अनकंडीशनल प्यार देना होगा। अर्पिता बोली, अब प्यार तो होते होते होगा ना, ऐसे अचानक से जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, पर हम लॉयल रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें भी हमारे घर वालों को परेशान करना छोड़ना होगा। नकुल अचानक से बोला, तुम ये सब मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने के लिए बोल रही हो ना? क्योंकि 10 मिनट पहले तुम मुझसे लड़ रही थी और अब मेरी बात मानने के लिए तैयार हो। अर्पिता बोली, क्योंकि हम बेवकूफ थे जो तुम्हें समझ नहीं पाए। ठीक से अब समझाया ना हमने तुम्हें। सच सुनकर उसे समझने में ही टाइम लग गया हमें, लेकिन अब लग रहा है कि तुम हमारे लिए सच में परफेक्ट हो। स्मार्ट, हैंडसम, रिच, लविंग, केयरिंग और इंटेलिजेंट भी। किसी भी लड़की को और क्या चाहिए? और तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे, इसमें हमारा स्वार्थ भी जुड़ा है। हम अपनी माँ को ऐसे मुसीबत में नहीं देख सकते, उनको दुख ना हो, इसलिए तुम जो बोलोगे वो सब करेंगे हम। नकुल ये सुनकर बहुत खुश हो गया। वो बोला, तुम बस मेरे साथ रहना, तुम्हारी माँ का बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे धोखा मिला तो इस सब का उल्टा भी कर सकता हूँ। अर्पिता झूठ में मुस्कुराते हुए बोली, नहीं करेंगे धोखा, गोपी की कसम। ये गोपी कौन है? अर्पिता बोली, हमारी बहन जैसी ही है, वो भी हमारी माँ को माँ बुलाती है, इसलिए घर पर ही रहती है हमारी, बहुत प्यारी है वो। तो उसकी कसम, नहीं देंगे धोखा। अब तो खोल दो हमें। नकुल सोच में पड़ गया। उधर ऑफिस में ऋत्विक को चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि नकुल से बात करते हुए 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। उसने नकुल और अर्पिता दोनों को फोन लगाया, लेकिन दोनों का ही नंबर बंद आ रहा था। वो राज और आलोक से बोला, अब तक तो दोनों को आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आए क्यों नहीं? नकुल का फोन भी फिर से बंद आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे अर्पिता को जाने ही नहीं देना चाहिए था, और वो बेचारा नकुल, वो भी मुसीबत में पड़ गया मेरी वजह से। राज बोला, भाई मुझे लगता है अब हमारे पास ना कोई और रास्ता नहीं बचा है, अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। ऋत्विक बोला, पर अर्पिता ने बिल्कुल मना किया था पुलिस की मदद लेने के लिए। आलोक बोला, उसकी बात मानते रहे ना तो उसी को प्रॉब्लम होगी। समर बहुत पैसे वाला है और पावरफुल भी है, वो दोनों को गायब कर देगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। ऋत्विक बोला, आलोक शट अप, ऐसी बात क्यों बोल रहा है? आई जस्ट होप अर्पिता ठीक हो। आलोक बोला, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैं इमोशनली हो रहा हूँ, तेरी तरह प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ। जहाँ एक और ऑफिस में माहौल टेंशन भरा था, वहीं दूसरी ओर नकुल अब अर्पिता के मन में खुद के लिए प्यार देखकर खुश हो गया था। उसने अर्पिता के हाथ खोले और बोला, 2 मिनट रुको, तुम्हें कुछ देना है। अर्पिता बुदबुदाई, शौक पर शौक तो दिया जा रहा है, अब और क्या बचा है? नकुल ने अपने बैग से ज्वेलरी बॉक्स निकाला और अर्पिता को पकड़ा दिया। अर्पिता बॉक्स देखते ही पहचान गई और बोली, इसमें वही नेकलेस है क्या जो तुमने हमारे घर भिजवाया था? नकुल बोला, हाँ मैंने बोला था ना, जिस दिन मुझसे मिलने आओगी तब दे दूंगा तुम्हें। लाओ तुम्हें पहना दूं। अर्पिता हड़बड़ाहट में बोली, नहीं, इसे पहनकर घर जाएंगे तो घर में सब पहचान लेंगे, फिर तरह तरह के सवाल करेंगे तो सबको क्या जवाब देंगे हम, इसलिए अभी रहने दो प्लीज, जब तुम्हारे साथ रहने आएंगे ना तब दे देना हमें। नकुल बोला, चलो ठीक है, वैसे अब हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? अर्पिता बोली, अब हाँ सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए, वैसे कैसे करेंगे हम सेलिब्रेट? अरे स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं मैंने हमारे लिए, तुम यहीं बैठो, मैं जब आवाज लगाऊं तब बाहर आना। नकुल के बाहर जाते ही अर्पिता खिड़की से बाहर देखकर बोली, कौन सी जगह लेकर आया ये हमें बाबा जी? बाहर पेड़ों के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है, हमारा फोन भी तो इसी के पास है, किसी से बात भी नहीं कर सकते, यहाँ से कैसे बाहर निकले? अब तो ऋत्विक भी नहीं आ पाएगा यहाँ पर, हमें कुछ करना पड़ेगा, पर करें क्या? कुछ देर बाद नकुल की आवाज आई, अर्पिता आ जाओ बाहर। अर्पिता धीमे कदमों से बाहर गई तो देखा कि डाइनिंग टेबल पर 2 ड्रिंक्स के ग्लास रखे थे। अर्पिता मन में बोली, बस ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी, इसको इतना पिलाएंगे कि ये सब कुछ भूल जाएगा और फिर इससे पता कर लेंगे कि इसने सारे वीडियोस और फोटोज कहाँ सेव करके रखे हैं। उसके बाद बाकी का कमाल कमला मैम दिखाएंगी। अर्पिता बस थोड़ी देर की बात और है, तब तक झेल ले इस पनौती को। अर्पिता नकुल के पास डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठी। नकुल ने एक ग्लास खुद पकड़ा और दूसरा अर्पिता को पकड़ाकर बोला, चीयर्स। नकुल मना रहा है अपने प्यार का जश्न, लेकिन अर्पिता के दिमाग में तो चल रही है कुछ और ही प्लानिंग। क्या कामयाब हो पाएगी अर्पिता इस प्लान में? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। अर्पिता ने नकुल का पागलपन देखकर उसके सामने शांति से काम लेने का तरीका अपनाया। वो उससे प्यार भरी और इमोशनल बातें करके उसे अपनी जाल में फंसाने लगी। नकुल भी धीरे धीरे उसकी बातों में आ रहा था। अर्पिता के दिल में अपने लिए जगह बनती देख वो बहुत खुश हो गया था, इसलिए अर्पिता के साथ ड्रिंक्स लेकर अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहा था। अर्पिता ने भी सोचा कि वो नकुल के शराब पीने का फायदा उठाएगी और अपनी फोटोज और वीडियोस के बारे में पता कर लेगी। दोनों डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे।
नकुल ने एक घूंट पिया तो अर्पिता मुस्कुराई और धीरे धीरे ग्लास को अपने मुंह के पास ले जाने लगी। नकुल बोला, अरे घबराओ मत, ये अल्कोहल नहीं है, एप्पल जूस है, पी लो, कुछ नहीं होगा। अर्पिता चौंक कर बोली, एप्पल जूस? हाँ, मैं अल्कोहल नहीं लेता और ना ही स्मोक करता हूँ, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। तुम कह रही थी ना मैं स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लविंग वगैरह वगैरह हूँ, उसमें सेंसिटिव और रीजनेबल भी ऐड कर लो, कोई गलत शौक भी नहीं है मुझे। अर्पिता ये सुनकर जबरदस्ती मुस्कुराई और मन में बोली, सही बात है, कोई गलत शौक नहीं है तुम्हें, तुम तो पूरे के पूरे आदमी ही गलत हो। हेल्थ कॉन्शियस है तो जल्दी मरेगा भी नहीं है तो कैसे झेलेंगे हम इसे बाबा जी? अब तो सीधे सीधे पूछ लेते हैं। अर्पिता बोली, अब नकुल एक बात पूछनी थी, अब तो तुम सबको नहीं बताओगे ना हमारी सीक्रेट लाइफ के बारे में? अब क्यों बताऊंगा, अब तो तुम मेरी बातें मानने के लिए रेडी हो गई हो और मैं धोखेबाज नहीं हूँ। अर्पिता बोली, फिर तुम अभी के अभी वो सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट कर दो ना हमारे, ताकि हम भी रिलैक्स हो जाएं। नकुल बोला, हाँ करता हूँ ना, पर पहले वो सब करो तो सही जो मैं चाहता हूँ, फिर तुम्हारी आंखों के सामने सब डिलीट कर दूंगा, ठीक है? अर्पिता बोली, क्या करना होगा हमें? बताऊंगा, टाइम आने पर सब बताऊंगा, अभी तो तुम जूस एंजॉय करो। अर्पिता जबरदस्ती मुस्कुराकर जूस पीने लगी। ऋत्विक का सब्र जवाब दे चुका था, वो हैरान परेशान अपने कैबिन में कभी यहाँ तो कभी वहां घूम रहा था। नकुल अर्पिता से बोला, देखो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम्हारे ऑफिस में कॉमेडी चल रही है। नकुल ने फोन टीवी से कनेक्ट किया तो ऋत्विक के कैबिन का लाइव वीडियो चलने लगा। ऋत्विक ने यहाँ वहां घूमते हुए घड़ी की तरफ देखकर कहा, अब बहुत हो गया है, अब कुछ करना ही पड़ेगा। राज बोला, क्या करने वाले हो आप भाई, आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। ऋत्विक बोला, तो ये जो सब हो रहा है वो भी कहाँ ठीक है, अब और हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता मैं एमएलए मोहन चौधरी के घर जा रहा हूँ, अब सीधा उसी से सवाल करूंगा कि उसका पोता अर्पिता को लेकर कहाँ गया है। आलोक बोला, तू पागल हो गया है क्या, कोई सबूत नहीं है हमारे पास और तू सीधा इल्जाम लगाने चला है। वो वैसे ही सुप्रिया मलिक केस की वजह से हमसे खुन्नस खाकर बैठा हुआ है, तुझे अपने आदमियों से पिटवा देगा वो एमएलए वहीं का वहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। ऋत्विक बोला, नहीं जाना तो पड़ेगा और मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना कोई। अर्पिता नकुल से बोली, उसे रोको, वो जानबूझकर मुसीबत में पड़ने जा रहा है। नकुल बोला, देखते हैं ना क्या होता है, मजा आएगा। अर्पिता खुद से बोली, क्या करें हम बाबा जी, ऋत्विक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, एमएलए तो वैसे भी कोई मौका देख रहा है हमारे एफएम को बंद कराने का। ऋत्विक ने उसके घर जाकर हंगामा किया तो वो इस बात को पॉलिटिकल मुद्दा बना देगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अर्पिता बोली, खास मजा आएगा, अगर उसे वहां जाकर पता चल गया कि समर ने कुछ नहीं किया तो उसे शक सीधा तुम पर होगा और फिर हम नहीं मिलने वाले तुम्हें, भूल जाना हमें। नकुल झट से बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी फोन करके रोकता हूँ उसे। अर्पिता बोली, हम बात करेंगे उससे, हमारी बात मानेगा वो। नकुल ने कुछ सोचा और फिर अपने फोन से ऋत्विक का नंबर मिलाकर फोन अर्पिता को देते हुए बोला, करो बात, लेकिन कोई होशियारी नहीं, ओके? अर्पिता ने फोन कान पर लगाया तो ऋत्विक फोन उठाते ही बोला, हेलो कहाँ हो तुम तो 1 घंटे में पहुंचने वाले थे, 2 घंटे हो गए हैं। अर्पिता बोली, हेलो ऋत्विक, हम बोल रहे हैं अर्पिता। अर्पिता की आवाज सुनते ही तेज कदमों से चलकर अपनी कार की तरफ जा रहे ऋत्विक के कदम ठहर गए। वो बोला, अर्पिता कहाँ हो तुम? अर्पिता बोली, बस कुछ देर में पहुंच ही रहे हैं। नकुल ने भी यही बोला था, पर इस बार हम बोल रहे हैं, हम आ रहे हैं कुछ देर में, जोशी जोश में कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना ऋत्विक। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। नकुल ने अर्पिता के हाथ से फोन लेकर काट दिया। ऋत्विक वहीं से अपनी कैबिन की ओर लौट गया। अर्पिता नकुल को देखने लगी तो नकुल बोला, अब तुमने बोला है तो चलना तो पड़ेगा ही, चलो चलते हैं। अर्पिता बोली, तुम अपनी चोट के लिए क्या बोलोगे वहां? यही कि तुम्हें समर से बचाने में लग गई, सही कहा ना मैंने? अर्पिता ने गर्दन हाँ में हिलाई और दोनों वहां से निकल गए। रेडियो मस्ती के ऑफिस लौटते हुए रास्ते में नकुल अर्पिता से बोला, अर्पिता ऑफिस में किसी को सच का पता नहीं चलना चाहिए, ना मेरा सच और ना ही तुम्हारा। नाउ वी आर पार्टनर्स इन क्राइम, एक दूसरे का राज छिपाएंगे तो वहां जाकर क्या बोलना है ये तुम डिसाइड कर लो। ऑफिस की पार्किंग में पहुंचते ही अर्पिता कार से उतरने लगी तो नकुल बोला, ये लो तुम्हारा फोन, और अर्पिता मुझसे धोखेबाजी मत करना, वरना राजू कब गौरव को दवाई की जगह जहर खिला देगा और तुम्हारी माँ और सास को दोपहर में सोते हुए हमेशा के लिए सुला देगा, उसकी गारंटी नहीं ले सकता मैं। अर्पिता ने घबराकर नकुल की तरफ देखा तो वो बोला, सॉरी, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा, बस बता रहा था, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, और राजू से डरना मत, वो अच्छा आदमी है, तुम सबका ध्यान रखेगा। चलो अब ऊपर चलते हैं। ऋत्विक टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसने जैसे ही अर्पिता और नकुल को देखा तो भागकर अर्पिता के पास गया। वो बस उसे गले लगाने ही वाला था कि अर्पिता खुद ब खुद पीछे हट गई। अर्पिता ने घबराते हुए नकुल की तरफ देखा तो वो बस मुस्कुरा दिया। ऋत्विक अर्पिता के पीछे हटने से थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन खुश होकर बोला, अर्पिता थैंक गॉड यू आर सेफ, चलो पहले आराम से अंदर बैठ जाओ, फिर बात करते हैं। अर्पिता और नकुल ऋत्विक के कैबिन में घुसे तो ऋत्विक ने चौंक कर पूछा, नकुल तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? समर ने किया ये सब? कहाँ ले गया था वो तुम लोगों को? राज डॉक्टर को अंदर बुला। नकुल बोला, समर ने जो लोकेशन भेजी थी हम वहां पहुंचे तो वहां से समर हमें अलग गाड़ी में किसी और जगह ले गया था और फिर उसी ने हमारे फोन भी बंद कर दिए थे। वहां ना उसने मुझे अलग कमरे में रखा था और अर्पिता को अलग कमरे में। इतनी देर वो अर्पिता के पास ही था तो वहां बात क्या हुई वो अर्पिता ही बताएगी। फिर बाद में जब हम लौट रहे थे तो समर अर्पिता से बदतमीजी से पेश आने लगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए उससे जरा हाथापाई हो गई, उसी में चोट लग गई। नकुल ने अर्पिता की तरफ देखा तो अर्पिता बोली, हाँ नकुल ठीक कह रहा है, ये सब समर ने किया है। ऋत्विक बोला, अर्पिता तुम्हें भी चोट आई है क्या? ये हाथ में निशान किस चीज का है? ऋत्विक ने अर्पिता का हाथ पकड़ना चाहा तो अर्पिता ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अर्पिता बोली, हम ठीक है, ये रस्सी के निशान है, समर ने बांध कर रखा था हमें। आलोक चौंक कर बोला, लेकिन क्यों? वो चाहता क्या है? सच में तुझसे प्यार करने लगा क्या वो? अर्पिता ने नकुल की तरफ देखा और फिर आलोक को देखकर बोली, नहीं वो सब तो हमें फंसाने के लिए बोला था उसने, वो चाहता है कि हम सुप्रिया मलिक से बात करें ताकि उसका केस कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाए। ऋत्विक बोला, पर सुप्रिया मलिक इस बात के लिए क्यों मानेगी? और ये तो गलत होगा ना। अर्पिता बोली, हमारी सीक्रेट को सीक्रेट बनाए रखने और हमसे जुड़े सभी लोगों की सलामती के लिए हमें ये करना पड़ेगा, वरना समर इसी तरह हम सबकी जिंदगी पे खतरा बनकर मंडराता रहेगा। राज बोला, ऐसे कैसे? अर्पिता तू चिंता मत कर,
पुलिस से बात करके तुझे Z+ सिक्योरिटी दिलवाएंगे। वो समर तो एक नंबर का कमीना है, आज कुछ करवाएगा और फिर कल कुछ और, उससे वो सारे सबूत निकलवाएंगे हम, तू घबरा मत। अर्पिता बोली, हाँ वहाँ सेंटर में तुम्हारे फूफा जी बैठे हैं जो हमें Z+ सिक्योरिटी दिलवा देंगे, है ना? एक ही रास्ता है और वो है सुप्रिया मलिक से बात करके उसे मनाना, और वो हम कर लेंगे खुद। उस समर का टॉर्चर और नहीं झेल सकते हम। आलोक बोला, तू हमेशा जस्टिस की बात करती है तो अब ये गलत नहीं होगा सुप्रिया और उन सब लोगों के साथ जिन्होंने #जस्टिस फॉर सुप्रिया कैंपेन को सपोर्ट किया है? अर्पिता बोली, सुप्रिया को तो जस्टिस वैसे भी कहाँ मिल रहा है, समर आराम से बेल पर बाहर घूम रहा है और वो सुप्रिया अभी भी कोर्ट की चक्कर लगा रही है। बाहर केस सेटल होगा तो कम से कम उसको कुछ पैसे तो मिल जाएंगे अपना NGO चलाने के लिए। आलोक बोला, पहली बार तुझे इतना सेल्फिश होते हुए देख रहा हूँ, लेकिन तू जिस हालत में है ना उसका मुझे अंदाजा भी नहीं है, इसलिए ज्यादा बहस नहीं करूंगा तुझसे। तुझे जैसा ठीक लगे ना वैसा ही कर तू। डॉक्टर अंदर आकर नकुल को ट्रीट करने लगा। उसने जैसे ही नकुल के सीने पर हाथ लगाया तो नकुल दर्द से करहा उठा। ऋत्विक बोला, आई एम सो सॉरी नकुल, मेरी वजह से तुम्हें भी इतनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, बट आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि तुम ठीक हो और अर्पिता के साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच मैन। नकुल बोला, डोंट वरी, मैं अर्पिता के साथ हमेशा रहूंगा और तुम सबके भी। मैं अब निकलता हूँ गाइस, अर्पिता टेक केयर। ऋत्विक बोला, पहले ठीक से ट्रीटमेंट तो करवा लो, और ऐसी हालत में कैसे जाओगे तुम, कोई छोड़ देगा तुम्हें? नकुल ने जरूरी काम का बहाना बनाया और अपने सीने की चोट को सबसे छिपाने के लिए जल्दी से वहां से निकल गया। नकुल के जाने पर अर्पिता मन में बोली, बेचारा ऋत्विक इस हैवान के लिए सॉरी फील कर रहा है। ऋत्विक तुम नहीं भी भेजते ना इसे हमारे साथ तो भी ये वहां पहुंच ही जाता। ऑफिस में भी ना जाने कहां कहां कैमरा और माइक लगाया है इसने, अब किसी को सच भी नहीं बता सकते। हमारे घर में भी उस राजू नाम के पहरेदार को बिठा कर रख दिया है। अब तो जब तक वो सब फोटोज और वीडियोस हमें ना मिल जाएं, हमें ना चाहते हुए भी इसकी हर बात माननी पड़ेगी। अर्पिता जब कैंटीन में अकेले बैठे इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तब ऋत्विक उसके पास आकर बैठ गया। वो बोला, तुम ठीक हो? 3 घंटे किडनैप रहकर आए हैं, कैसा होना चाहिए हमें? सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अर्पिता समर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? अर्पिता झट से बोली, अगर वो हमें जबरदस्ती हाथ लगाता तो उसका मुंह नहीं तोड़ देते हम, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। फिर उसने तुम्हें वहां बुलाया क्यों था? सिर्फ ये बोलने के लिए कि तुम उसका केस सेटल करवा दो? अरे ये तो वो फोन पर भी बोल सकता था ना। अर्पिता इस सवाल पर ऋत्विक की शक्ल देखने लगी। क्या जवाब देगी अर्पिता इस बात का, और क्या वो कभी नहीं निकल पाएगी नकुल के जाल से? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। नकुल अर्पिता को डरा धमकाकर वापस रेडियो मस्ती के ऑफिस ले आया था, इसलिए अर्पिता ने नकुल का सच छिपाने के लिए सबसे यही कहा कि ये सब समर का ही किया था और वो अर्पिता के सीक्रेट को आउट न करने के बदले में सुप्रिया मलिक से कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना चाहता है, जिसके लिए अर्पिता को सुप्रिया को मनाना पड़ेगा। ऋत्विक को ये बात खटक रही थी कि सिर्फ इतनी सी बात बोलने के लिए समर ने अर्पिता को वहां क्यों बुलाया? वो ये बात फोन पर भी तो कर सकता था। उसने कैंटीन में अकेले बैठी अर्पिता से ये सवाल पूछ भी लिया। ऋत्विक का सवाल सुनकर अर्पिता मन में बोली, इसे सच कैसे बताएं बाबाजी? वो नकुल मोहल्ले की वेली आंटियों की तरह हमारी बातें सुनने के लिए कान लगाकर बैठा होगा। इसे कैसे बताएं कि वो हीरो बनकर बैठा नकुल ही हम सबकी लाइफ का असली विलन है और कुछ दिनों में ये कंपनी बंद करके उसकी भी बैंड बजाने वाला है। सच बात तो छोड़ो, ऋत्विक से अगर ठीक से बात भी की तो भी वो सिर्फ आशिक नकुल चिढ़कर गुस्सा हो जाएगा और फिर मरने मारने पर उतर आएगा। बाबाजी अब तो ऑफिस और घर दोनों ही जगह एक एक शब्द भी सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल चुप तो हम रह ही नहीं सकते ना। अर्पिता बोली, हे भगवान, हम तो समर से ये सवाल पूछना ही भूल गए, पर अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। चलो वही करते हैं, हो सकता है वो अकेले बोर हो रहा हो इसलिए हमें बातें करने के लिए बुला लिया हो, या फिर उसके फोन में ज्यादा बैलेंस नहीं होगा। उसने हमें कुर्सी से बांध कर रखा था ऋत्विक, हॉट सीट पर नहीं बिठाया था जो हम उसके साथ सवालों का कौन बनेगा करोड़पति खेलते। अर्पिता के ऐसे बेरुखे जवाब से ऋत्विक हैरान रह गया। वो बोला, अर्पिता क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अर्पिता बोली, और नहीं तो क्या, तुम्हारा तो सवाल ही गलत है। अरे ऑब्वियस बात है, उसे हमारे दिल में डर पैदा करना था, हमें इतनी देर तक बांध कर रखा उसने ताकि हम डरकर उसकी बात मान लें। ऋत्विक बोला, ठीक है काम डाउन, आई एम सॉरी, मैं इतनी सी बात नहीं समझ पाया। अच्छा तुम कुछ लोगी, कॉफी चाय या कुछ ठंडा? अर्पिता खड़ी होकर बोली, कहीं शांति मिलती हो तो 1 कप वो ला दो और साथ में 1 प्लेट सुकून भी। ऋत्विक अर्पिता की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। अब तक राज भी वहां आ चुका था। उसने अर्पिता और ऋत्विक की बात सुनी तो वो बीच में बोला, अर्पिता तू आज घर जाओ और रेस्ट कर, कल संडे है तो तुझे अच्छे से रेस्ट भी मिल जाएगा। अर्पिता ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गई। बाहर निकलते हुए वो खुद से बोली, सॉरी ऋत्विक, इतने गंदे तरीके से तुमसे बात करने के लिए, पर सबकी सलामती के लिए करना ही पड़ेगा। नकुल को इस गलतफहमी में रखना जरूरी है कि अब हम उसके अलावा किसी भी दूसरे आदमी को भाव नहीं दे रहे हैं, स्पेशली तुम्हें और गौरव को। अर्पिता के जाने पर ऋत्विक राज से बोला, अर्पिता बहुत अजीब बिहेव नहीं कर रही है। राज बोला, भाई आज जो उसके साथ हुआ है उसके बाद वो ट्रॉमा में होगी, रोज रोज तो नहीं होता ना किसी के साथ ऐसा, वहां उसके साथ कुछ भी हो सकता था, बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकल कर आई है वो, इसलिए अजीब बिहेव तो करेगी ना, पर थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाएगी वो, आप चिंता मत करो, कल संडे है, आप उसे कहीं बाहर ले जाओ, उसका माइंड डाइवर्ट होगा तो मूड भी ठीक होगा। ऋत्विक बोला, तू ठीक कह रहा है, अभी वो सुप्रिया मलिक से बात करने की बात से भी टेंशन में होगी, कल सुबह ही बाहर जाने की बात करूंगा उससे। अर्पिता ऑफिस से घर जल्दी पहुंच गई। अर्पिता को देखकर निर्मला बोली, अरे आज रेलगाड़ी वक्त से पहले स्टेशन कैसे पहुंच गई? अर्पिता बोली, मम्मी जी आप कहीं तो रेलगाड़ी वापस लौट जाए स्टेशन से। निर्मला बोली, लो तुम तो घर में कदम रखते ही जाने की बात भी करने लगी, अच्छा खासा मौका मिला है आज, तो अपने पति को संभाल लो थोड़ा। अर्पिता झट से बोली, वो जो 30,000 रुपया में आदमी रखा है वो क्या करेगा, आराम। अर्पिता को अचानक कुछ ध्यान आया और वो बोली, राजू कहाँ है? सुमन बोली, अंदर गौरव जी के पास है, तुम जाओ और देखो ठीक से ध्यान रख भी रहा है या नहीं, हम तो जब भी देखते हैं वो दिन भर बस फोन में उंगली दाएं बाएं करता रहता है, कुछ बोलो तो कहता है हम अटेंडेंट हैं, नौकर नहीं है। अर्पिता पर्स वहीं रखकर जल्दी से गौरव के कमरे में गई। उसने देखा कि राजू गौरव की गर्दन पकड़े हुए था। अर्पिता जोर से चिल्लाई, ए ये क्या कर रही हो तुम, छोड़ो उसे। राजू पीछे हट गया। अर्पिता फिर से बोली, हम आ गए, हम ध्यान रख लेंगे, अब जाओ तुम। अचानक से गौरव बोला, क्या हुआ अर्पिता, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, राजू तो सिर्फ मसाज कर रहा है मेरी। अर्पिता बोली, मसाज, वाकई ये क्या बैंकॉक से मसाज की ट्रेनिंग लेकर सीधे यहाँ आ रहा है तुम पर प्रैक्टिस करने, गर्दन की नस चटक गई तो? गौरव बोला, अरे मैंने ही कहा था इन्हें, फ्रैक्चर की वजह से दिन भर एक ही जगह पर बैठा रहता हूँ तो शरीर अकड़ गया है मेरा, गर्दन तो जैसे बिल्कुल जाम ही हो गई है, ये बस अकड़न निकाल रहे थे। अर्पिता मन में बोली,
अकड़न निकालते निकालते ये कब तुम्हारी जान निकालेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। कैसे समझाएं इसे? अर्पिता बोली, गर्दन हमारी बॉडी का बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है, इसलिए ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। हर किसी से मसाज नहीं करवानी चाहिए गौरव, नस दब सकती है। गौरव बोला, अच्छा ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, राजू रहने दो। अर्पिता बोली, राजू हम आ गए हैं ना, अब तुम जाओ घर। राजू वहां से निकला और तभी अर्पिता के फोन पर एक मैसेज आया। ये मैसेज नकुल का था। राजू अब से 24 घंटे तुम्हारे घर पर ही रहेगा, सबसे क्या कहना है वो तुम सोच ही लोगी। अर्पिता बुदबुदाई, हर बार एक नया फरमान निकाल देता है और फिर उस फरमान को अंजाम हम देते हैं। राजू 24 घंटे यहीं रहेगा। एक काम करते हैं, इस राजू को यहाँ छोड़कर हम सभी यहाँ से निकल जाते हैं। गौरव अर्पिता को बुदबुदाते हुए देखकर बोला, कुछ कहा तुमने? नहीं तो कुछ भी नहीं। राजू कहीं कोई गलत नस तो नहीं दबा गया तुम्हारी? बिना बोले सुन रहे हो। गौरव बोला, अर्पिता मैंने कुछ सुना नहीं, होंठ हिलते हुए देखे तुम्हारे, तुम किसी बात को लेकर परेशान हो क्या? अर्पिता चौंक कर बोली, नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हम तो बिल्कुल ठीक है। गौरव बोला, आज सुबह सुबह तुम बहुत ही अलग बिहेव कर रही थी, ऑफिस जाने से पहले बहुत इमोशनल हो गई थी और अभी भी तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे हैं। सब ठीक है ना? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अर्पिता मन में बोली, 12 तो हमारी जिंदगी के बचा दिए हैं उस पागल आदमी ने, पर हाय रे हमारी फूटी किस्मत, किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते। अर्पिता अपने बालों को ऊपर बांधते हुए बोली, नहीं हमें क्या प्रॉब्लम होगी, तुम छोड़ो ना ये सब ठीक है, हम अपने लिए चाय बना रहे हैं, तुम पियोगे? गौरव अर्पिता की कलाई में पड़े रस्सी के निशान को देखकर बोला, ये तुम्हारे हाथ पर कैसा निशान है? यहाँ आओ दिखाओ मुझे। अर्पिता दूर से बोली, ये तो हमें एलर्जी हो गई है, आज ऑफिस में ना एक फ्रेंड की मेटल की चूड़ियां पहन ली थी हमने, हमें सूट ही नहीं की तो निशान पड़ गया, अब धीरे धीरे जाएगा ये। और तुम अगला सवाल पूछो उससे पहले हम खुद ही बता देते हैं, ऑफिस में काम नहीं था इसलिए हाफ डे लेकर आ गए, चलो हम चाय बनाने जा रहे हैं अब और वेट नहीं कर सकते हम। और अर्पिता जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अगले दिन संडे को अर्पिता अपनी माँ, सास और गौरव के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। सुबह के समय सभी चाय नाश्ता करने में लगे थे, तभी निर्मला बोली, अर्पिता आज पोहे में नमक जरा ज्यादा हो गया। अरे हमारा बीपी बढ़वाना ही था तो सीधे सीधे नमक की फाकी दे देती, इतना पोहा काहे बर्बाद की? अर्पिता की जगह सुमन बोली, हमसे बात करिए बहन जी, का है ना पोहा हम बनाए हैं, खाने में इतना नखरा नहीं करना चाहिए। अब परसों आपने जो मिर्ची की सब्जी बनाई थी हमने सी करते हुए पूरी खाई ना, अब क्या है कि खाने का अपमान तो नहीं कर सकते ना हम, पर आप तो नमक का पहाड़ बना रही हैं। निर्मला बोली, वो राई का पहाड़ होता है बहन जी। सुमन बोली, पर राई तो हमने डाली ही नहीं ना, नमक डाला है तो उसी का पहाड़ बनाएंगे ना। गौरव बोला, चुप करिए आप दोनों, आपको पता भी है किस बात पर लड़ रही हैं आप? मसालों की बात पर। नमक मिर्ची तो यूं ही बदनाम है, नमक से खाई और मिर्ची से तीखी बोली तो आप दोनों की है। प्लीज कोई तो मुद्दा छोड़ दीजिए ना लड़ने के लिए, अर्पिता को संडे एंजॉय करने दीजिए। गौरव मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने अर्पिता के लिए कुछ किया। उसने तारीफ की उम्मीद से अर्पिता की तरफ देखा तो पाया कि अर्पिता का ध्यान तो वहां था ही नहीं, वो तो टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ दिख रही थी। गौरव बोला, क्या देख रही हो अर्पिता, कोई आने वाला है क्या? अर्पिता कुछ बोलती कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। अर्पिता ने सभी की तरफ देखा और फिर जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर राजू अपना सामान लेकर खड़ा था। उसे देखकर निर्मला बोली, राजू तुम, आज तो छुट्टी है ना, चलो कोई बात नहीं, आ गए तो नाश्ता कर लो। राजू का सामान देखकर गौरव बोला, राजू अपने गांव जा रहे हो क्या यूं अचानक? अर्पिता बोली, गौरव एक्चुअली राजू अब कुछ दिन तक यहीं रहेगा। राजू बोला, अरे हमारा एक बैग तो नीचे ही रह गया, हम लाते हैं। राजू के जाते ही गौरव चौंक कर बोला, कुछ दिन तक राजू यहीं रहेगा मतलब? अर्पिता बोली, इसकी कंपनी में एक ऑफर था जिसमें कुछ लकी कस्टमर्स को प्रीमियम सर्विस फ्री में दे रहे हैं, उसमें अटेंडेंट के 24/7 के चार्जेस वही हैं जो हम कुछ घंटों के लिए दे रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं। गौरव बोला, अर्पिता एक बार पूछ तो लेती, हम सब बात कर लेते फिर डिसाइड करते। अर्पिता मन में बोली, अरे पता है हमें, पर क्या करें, गर्दन पर तलवार लटक रही है ना हमारी, ना चाहते हुए भी बिना बुलाए मेहमान को झेलना पड़ेगा। अर्पिता बोली, अब वो गौरव ऑफर कल तक ही था ना, इसलिए जल्दी जल्दी में हमने पूछा ही नहीं किसी से, पर इसमें नुकसान क्या है? गौरव नाराज होकर बोला, अर्पिता प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, 2 BHK में हम ऑलरेडी 4 लोग रह रहे हैं, कोई रूम खाली नहीं है, उसमें अब एक और आदमी, और वो भी फैमिली मेंबर नहीं है, सारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। अर्पिता झुंझला कर बोली, अरे कहाँ है की प्राइवेसी, सब तो पहले से देख रहा है उसका मालिक, उसे सब पता है हम क्या करते हैं और क्या नहीं, हमारे 24 घंटों की खबर है उसे। जैसे ही अर्पिता ने ये कहा सभी चौंक कर अर्पिता को देखने लगी। गौरव बोला, कौन देख रहा है, किसी बात कर रही हो तुम अर्पिता? अर्पिता बुदबुदाई, अरे मर गए बाबा जी। जोश जोश में खो दिया है अर्पिता ने होश और बोल दिया है सच घर वालों के सामने। अब कैसे संभालेगी अर्पिता इस हालत को, या फिर अब आ जाएगा नकुल और अर्पिता का सच बाहर? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ ओनली ऑन पॉकेट FM।